हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों हम क्लास 12 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने बेसिक पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। आज हम इसका पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे जो है थर्मल इक्विलिब्रियम, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है वो वाला। ठीक है, उसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन आपने जीरोथ लॉ नहीं पढ़ा था। ठीक है, और जो जीरोथ लॉ है वो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है, इसीलिए हमको जो इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दो एग्जांपल्स दिए हैं आपके बुक में, एक है आइस और दूसरा है वाटर। ठीक है, आपको मालूम है आइस का टेम्परेचर क्या होता है, आइस का टेम्परेचर कम होता है, और ये वाटर जो है, ये वाटर हमारा है रूम टेम्परेचर पे, वाटर है हमारा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इस वाटर पे हमने क्या किया, इस वाटर में हमने आइस डाल दिया, हमने आइस डाल दिया, तो क्या होगा सबको मालूम है, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि आइस मेल्ट तभी होगा, सॉलिड से लिक्विड तभी कन्वर्शन होगा जब उस सब्सटेंस को क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। ठीक है, तो इस आइस को क्या मिल रही होगी, इस आइस को हीट मिल रही होगी, इस आइस को क्या मिल रही होगी, हीट मिल रही होगी। हीट कौन दे रहा है, हीट इसको कौन दे रहा है, यहाँ पे वाटर दे रहा है, जिसका टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर। और आपको ये पता है क्या कि जो रूम टेम्परेचर है वाटर का वो आइस के टेम्परेचर से ज्यादा ही होगा। आइस का टेम्परेचर 0 या उससे कम होता है, रूम टेम्परेचर हमारा 27-28 डिग्री होता है। तो 27 डिग्री कहा और 0 डिग्री कहा। ठीक है, 28 डिग्री हमारा 0 डिग्री से बड़ा होता है, और उसकी वजह से हमारा वाटर से कुछ तो ट्रांसफर होगा, वाटर से कुछ तो ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा, हमारा हीट ट्रांसफर होगा, किसको, आइस को। और जैसे ही आइस को हीट मिलेगा, लैटेंट हीट वाला कंसेप्ट हमने देखा है, हमारा जो आइस है उसका कन्वर्शन स्टार्ट होने लग जाएगा, किसमें, मेल्ट होने लग जाएगा। आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट मिली आइस को। आइस को हीट क्यों मिली, क्योंकि आइस का टेम्परेचर कम था वाटर के टेम्परेचर से। दोनों सब्सटेंस में दो चीजें यहाँ पे, एक वाटर है एक आइस है, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पार्ट सिस्टम का जो ज्यादा टेम्परेचर है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से हीट ट्रांसफर होगी कहाँ पे, उस पार्ट पे, उस सब्सटेंस को जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारी हीट पास हो रही है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, बाल्टी है, इसमें वार्म वाटर है, ठीक है, और ऊपर से हमने वाटर डाला, वो है कोल्ड वाटर। क्या होगा, कोल्ड वाटर अंदर आएगा। ठीक है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होता है, वार्म वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। कोल्ड वाटर हमारा टेम्परेचर कम होने की वजह से हॉट वाटर से या वार्म वाटर से हीट रिसीव करेगा, क्योंकि वार्म वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, ये वार्म वाटर और कोल्ड वाटर दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वार्म वाटर से कोल्ड वाटर को क्या ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी। अभी ये जो हीट ट्रांसफर होता है, ये जो हीट ट्रांसफर होता है वो कब तक होता है, वो तब तक होगा यहाँ पे भी जब तक हमारा ये जो पूरा मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है, मिक्सचर का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए। अभी इस मिक्सचर में दो चीजें हैं, एक है आइस, दूसरा है वाटर। दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा, तब हमारा हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। ऐसा जब होता है, दोनों का जब टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, वही वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी वही होगा, वार्म वाटर कोल्ड वाटर को हीट कब तक देगी, जब वार्म वाटर कोल्ड वाटर को हीट देगा, तो वार्म वाटर का टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। दो चीजें हैं, कितनी चीजें यहाँ पे, दो चीजें हैं। जो हमारा वार्म है, जो हॉट है, उसका टेम्परेचर बढ़ा, जो कोल्ड है उसका टेम्परेचर कम है।
ये भाई इसको हीट ट्रांसफर करेगा, क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। और ये हीट गेन करेगा, ठीक है, हीट एब्सॉर्ब करेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। इसका कम, इसका बढ़ेगा, इसका कम, इसका बढ़ेगा। एक स्टेज ऐसा आएगा दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस 0 होने की वजह से उन दोनों के बीच का हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों का, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सब्सटेंसेस किसमें है? एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे बात करोगे आप? जब when hot body and cold body are kept in touch with each other, सही है, क्या होगा? The hot body will transfer the heat, ठीक है, hot body will transfer the heat to the cold body and this heat transfer will continue till both the bodies have the same temperature, till both the bodies attain सेम टेम्परेचर। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तब तक हमारा हीट ट्रांसफर हो जाएगा। दिस स्टेज व्हेन बोथ द बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। उस स्टेज को बोलेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझ के चलो, जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, जो हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट दे रहा है, ठीक है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे पास हीट ज्यादा है, ऐसा बोलेगा तो वो गलत है। वो किस बेसिस पे हीट ट्रांसफर करता है? वो इस बेसिस पे हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। मेरे पास हीट ज्यादा है, तू थोड़ा ले ले, ऐसा नहीं होता है। किस बेसिस पे हीट ट्रांसफर होगा? टेम्परेचर पे। हॉट बॉडी ऐसा बोलेगी कि मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, तो तू मेरा टेम्परेचर कम करने के लिए या फिर तेरा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरे से क्या ले ले? हीट ले ले। हीट ज्यादा होना या हीट कम होना उस पर डिपेंड नहीं है हीट ट्रांसफर, ठीक है। इंसानों जैसा नहीं कि मेरे पास ज्यादा है तो थोड़ा ले ले, हीट नहीं, क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये छोटी सी बॉडी है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ये बड़ी सी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ऐसे नहीं कि इसके पास हीट ज्यादा है और इसके पास हीट कम है, ऐसा नहीं है इसका मतलब, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसके पास हीट ज्यादा है, इसके पास हीट कम है, लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर डिफरेंस देखना, हीट ट्रांसफर करते वक्त टेम्परेचर डिफरेंस देखना। किस बॉडी के पास हीट कितना है वो नहीं देखना है, किस बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो देखना है। इसके पास हीट ज्यादा है, ठीक है, इसके पास हीट कम है, बट इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफर होगा ऐसे, हीट ट्रांसफर होगा इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको? टेम्परेचर डिफरेंस देखना, हीट कंटेंट नहीं देखना, किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है वो नहीं देखना, किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका टेम्परेचर कम है वो देखना। हीट ट्रांसफर होते रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए। टेम्परेचर सेम होना मतलब क्या? दोनों बॉडीज का किस में होना? दोनों बॉडीज का थर्मल इक्विलिब्रियम में होना, ठीक है। तो ये था हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट जो आपको ऑलरेडी मालूम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है, हीट देख के नहीं, हीट कंटेंट देख के नहीं, टेम्परेचर देख के हीट ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर देख के हीट ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम वाला, वो वाला कंसेप्ट हमें हेल्प करता है क्या पढ़ने के लिए? जीरोथ लॉ पढ़ने के लिए। अभी जीरोथ लॉ क्यों आया? ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स में है उसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑलरेडी आ चुके थे, ऑलरेडी बना चुके थे, उनको पढ़ना स्टार्ट हो गया था। लेकिन बाद में थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ आया, लेकिन वो थर्ड लॉ ऐसा था, पढ़ाई के बाद पता चला कि इस थर्ड लॉ को है ना फर्स्ट और सेकंड लॉ, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों लॉज के पहले पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन ये बाद में डिस्कवर हुआ, ये जो लॉ था ये बाद में बनाया गया था, लेकिन इसको पहले पढ़ना जरूरी है, फर्स्ट और सेकंड लॉ से भी पहले पढ़ना जरूरी है। तो इस लॉ जो है, ये जो थर्ड लॉ है, इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया? जीरोथ लॉ कर दिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी थे, फर्स्ट के अंदर कहाँ पे जाएंगे? जीरो ही आएगा, तो इसलिए उस लॉ को क्या बोलते हैं हम? जीरोथ लॉ बोलते हैं, क्योंकि बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन सबसे पहले पढ़ना जरूरी था, पहले तो लॉ बन चुके थे, इसलिए उसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ। रीजन तो कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन बता रहे हैं,
ठीक है, तो ये था हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट मतलब जब टेम्परेचर सेम होगा, बस टेम्परेचर क्या सेम, हीट सेम, क्या सेम होना, टेम्परेचर सेम। दो बॉडीज है, एक ए बॉडी है दूसरी बी बॉडी है, इसका टेम्परेचर 20 इसका भी टेम्परेचर 20, बोल देना कि ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। तो ये था कंसेप्ट हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम वाला। अभी हम देखते हैं जीरोथ लॉ। चलिए चलो अभी देखते हैं जीरोथ लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले इसका यूज क्या है, वो जो टेम्परेचर मेजरमेंट बना ना हमारा, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इसका यूज है, या फिर टेम्परेचर जो स्केल है वो बनाने में इसका यूज था। टेम्परेचर स्केल हमने पढ़ी है, फ़ारेनहाइट, बाद में केल्विन, डिग्री सेल्सियस। वो स्केल जो थर्मामीटर है हमारा, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है उसमें थर्मामीटर डाल देते हैं और हम उसको बोलते हैं, थर्मामीटर जो रीडिंग हमको बताता है, हम उस रीडिंग को बताता है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर इतना है, 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी है। ठीक है, वो बाद में पढ़ते हैं कि जीरोथ लॉ को यूज करके थर्मामीटर में कैसा या थर्मामेट्री में कैसे यूज होता है, वो बाद में। लेकिन पहले जीरोथ लॉ पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। ठीक है, स्टेटमेंट जो आपके बुक में दिया है वो एज इट इज लिखना होगा तो एज इट इज लिख सकते हो, लेकिन वो डिफिकल्ट जाएगा तो मैं दूसरा भी आपको बता सकता हूँ स्टेटमेंट, वो भी आप लिख सकते हो, मार्क बिल्कुल नहीं कटेंगे। ठीक है, पहले जो आपका बुक का है, इफ टू systems each are in thermal equilibrium with the third system, then they are in thermal equilibrium with each other। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। दो सिस्टम्स है, इफ टू सिस्टम्स, कितने सिस्टम्स है? दो सिस्टम्स। चलो एक सिस्टम का नाम मैं दे देता हूँ आपके बुक के हिसाब से बी, दूसरे सिस्टम का नाम दे देता हूँ मैं सिस्टम सी। ये दोनों सिस्टम के बारे में बोला गया है, इफ टू सिस्टम्स लिख लिए, ये दोनों, ईच मतलब दोनों, ठीक है, ईच मतलब दोनों, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वो दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ? विद द थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम में यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है, ये थर्ड सिस्टम है। स्टेटमेंट ऐसा बोलता है ये वाला कि अगर ये दो सिस्टम्स दोनों भी एक थर्ड सिस्टम के साथ में किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बी सिस्टम जो है वो ए के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसको हम ऐसा बताएंगे डबल एरो से। डबल एरो क्या बता रहा है यहाँ पे कि बी सिस्टम जो है वो ए सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, वो गेट वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं तो एंड का आप डॉट लिख दोगे, वैसा नहीं। ए थर्ड सिस्टम, बी फर्स्ट, सी सेकंड। और क्या हो रहा है हमारा, सी सिस्टम जो है, ये सेकंड सिस्टम जो है, वो सेकंड सिस्टम भी क्या है हमारा, इस थर्ड सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो दोनों सिस्टम है, सिस्टम बी और सिस्टम सी, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बहुत ज्यादा सिंपल है ना? क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ओके, ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में है, तो ये कॉमन बंदा जो है, कॉमन बंदा दोनों के साथ में इक्विलिब्रियम में है, कॉमन है ना, ये ए बी के साथ भी है, ए सी के साथ भी है, तो ये जो कॉमन बंदा है ये दोनों सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या, ए का टेम्परेचर बी का टेम्परेचर सेम है। यहाँ पे मैंने बोला इक्विलिब्रियम का मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, तो इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर सेम है, इसका 10 है, इसका भी 10 है। ठीक है, उसी वक्त एट द सेम टाइम इसका और इसका टेम्परेचर भी सेम है। इसका मैंने कितना बोला? 10। अगर इसका और इसका भी सेम है तो इसका भी 10 आना चाहिए। इसका 10 है, इसका भी 10 है, इसका 10 है, इसका भी 10 है, तो इन दोनों का भी कितना आ गया? 10 10। मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम।
दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब ऑटोमेटिक दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिख सकते हो तो ऐसा एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे बोल देना इफ सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम ए, करेक्ट। ऑल्सो इफ सिस्टम सी at the same time, also at the same time system C is in thermal equilibrium with system A, then the system B will be in thermal equilibrium with system C। आपको समझा कितना है उस पर डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स, ठीक है। आप एज इट इज कितना रट्टा मार के लिखते हो जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम निकाल दो और यहाँ से एक्सप्लेन कर दो कि बी और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ओके, सी और ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ओके, तो बी और सी भी क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट ही आपको क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट आपको हेल्प करता है जीरोथ लॉ पढ़ने में, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात करा, ये था हमारा खत्म हो गया, जीरोथ लॉ हमारा खत्म हो गया। ये जो है थर्मामेट्री में कैसे हेल्प करता है, थर्मामेट्री। अभी थर्मामेट्री क्या है, थर्मामेट्री एक साइंस है, थर्मामेट्री एक साइंस है। वो साइंस क्यों है, क्या है वो साइंस, ये बोलता है जो साइंस हम यूज करते हैं, क्यों, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या साइंस लगता है, कोई भी सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर थर्मामीटर घुसा दो, टेम्परेचर मेजर हो गया, है ना, उतने नहीं। कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें भी होती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अलग अलग मेथड्स यूज करना पड़ता है टेम्परेचर निकालने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। वो जो सारी मेथड्स है, सारी प्रोसेसेस जो है, जो भी हम यूज करते हैं उसको, उस साइंस को, ऐसा साइंस जो हम यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उस साइंस को हम उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मामीटर में यूज कैसे होता है, इस जीरोथ लॉ का। और जीरोथ लॉ बेस्ड किस पे है, कौन से कंसेप्ट पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लो इसका टेम्परेचर मेजर करना है, या फिर कोई सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर मेजर करना है, इसके अंदर हमने डाल दिया सिंपल वे में थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जब बाहर था, तो उसका वो रूम टेम्परेचर मेजर कर रहा था। वो किसका टेम्परेचर मेजर कर रहा था, रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही उसको हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, तो थर्मामीटर एंड सॉल्यूशन, यहाँ पे दो सब्सटेंसेस हो गए, है ना। सॉल्यूशन का मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, इसको हीट करा था हमने, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, ठीक है। बाद में बर्नर हटा दिया, फिर भी हॉट ही है। और थर्मामीटर हमारा पहले रूम में था, तो थर्मामीटर टेम्परेचर कितना बताएगा, थर्मामीटर टेम्परेचर बताएगा 27 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर है। जैसे ही इसको हमने डाल दिया, क्या होगा, धीरे धीरे, तुरंत नहीं बढ़ता है। थर्मामीटर का जो अंदर मर्क्यूरी होता है वो तुरंत ऊपर नहीं आता है, वो कैसे आता है, धीरे धीरे आता है। ऐसा धीरे धीरे क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, थर्मामीटर was at the low temperature but the solution is at higher temperature। धीरे धीरे this solution will transfer the heat to thermometer। ये सॉल्यूशन जो है, जो भी है लिक्विड, ये लिक्विड क्या करेगा, उसकी हीट धीरे धीरे किसको देगा, थर्मामीटर को देगा। थर्मामीटर तब तक ऊपर 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 बढ़ते रहेगा जब तक थर्मामीटर का टेम्परेचर सॉल्यूशन का टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से सेम नहीं हो जाते, दोनों एक दूसरे के सेम नहीं हो जाते। उस प्रोसेस में हमारा ये सॉल्यूशन हीट लॉस करता है, क्योंकि हीट हमारा दे रहा है वो किसको, थर्मामीटर को। तब तक हीट देता रहेगा और तब तक हमारा मर्क्यूरी ऊपर बढ़ता रहेगा जब तक एक ऐसी स्टेज ना आ जाए, कौन सी स्टेज, जिस टाइम पे हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होते जाएगा, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हमारा मर्क्यूरी ऊपर जाना बंद हो जाएगा, एक स्टेज पे आके रुक जाएगा, टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। टेम्परेचर जो सेम होगा वही टेम्परेचर हमें यहाँ पे कांस्टेंट बताएगा, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि वो टेम्परेचर किसका है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है, और एग्जैक्ट करेक्ट भी है। टेम्परेचर, ये सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वही अभी किसका भी है, थर्मामीटर का भी है। तो थर्मामीटर वाला जो कंसेप्ट है, हम बोल रहे थे कि थर्मामीटर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बताता है, थर्मामीटर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बताता है। वैसा नहीं होता है, थर्मामीटर अपना खुद का टेम्परेचर बताता है।
लेकिन उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ता किस वजह से? उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ता है दूसरे सब्सटेंसेस की वजह से। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो दूसरा सब्सटेंस और थर्मामीटर खुद, एक दूसरा सब्सटेंस और थर्मामीटर खुद, उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो हमको फर्क नहीं पड़ता है वो थर्मामीटर अपना खुद का टेम्परेचर बता रहा है या इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बता रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें, थर्मामीटर भी और ये सॉल्यूशन भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका टेम्परेचर बताए या इसका टेम्परेचर बताए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम, तो हमें लेना देना नहीं क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट से जीरोथ लॉ बना, और ये जीरोथ लॉ यूज करके हमने क्या करा, ये थर्मामीटर वाला कंसेप्ट में हमने उसको यूज करा। ठीक है, और बाद में फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में हम वर्क डन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें टेम्परेचर वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ जो था वो फर्स्ट और सेकंड लॉ को, सेकंड लॉ से पहले पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने इसको पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि जीरोथ लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।